तो यहाँ है अध्याय 2 सरल रेखा में गति। पहला प्रश्न देख लो। स्थिति समय ग्राफ की ढाल प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? हाँ, स्थिति बटे समय कर देना है। स्थिति बटे समय माने क्या हो गया यहाँ पर? वेग। फिर क्या है? वेग समय ग्राफ की ढाल प्रदर्शित करता है। तो वेग बटे समय क्या होता है? त्वरण। कंफ्यूजन ना होगा, उसी के बटे करके फार्मूला सोच लेना कि क्या होता है। वेग बटे समय त्वरण होता है, तो त्वरण हो गया। फिर यहाँ फिर से है वेग समय ग्राफ से क्षेत्रफल। इसमें पूछा है ढाल और इसमें क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या बताता है? विस्थापन या दूरी बताता है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये है, किसी गतिशील वस्तु के लिए शून्य हो सकता है। तो वेग भी शून्य हो सकता है, त्वरण भी शून्य हो सकता है, विस्थापन भी शून्य हो सकता है। ये तो सब विस्थापन पर ही निर्भर करते हैं। यदि विस्थापन शून्य हो गया तो वेग और त्वरण तो शून्य होंगे ही। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। फिर प्रश्न है, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए शून्य होगा। तो जैसे मान के चलो ये पेन ही है, यदि मैं इसको छोड़ दूं ना, तो शुरू में इसका वेग क्या है? अभी पकड़ा हूं, चल तो नहीं रही है, तो इसका कौन सा वेग शून्य हो सकता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या होता है? शून्य होता है। अब कुछ खाली स्थान वाले प्रश्नों में चलते हैं। यहाँ पर देखो, वेग और चाल दोनों का मात्रक कैसा होता है? समान। मीटर प्रति सेकंड है। फिर यहाँ पर देखिए अगला ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी। अब हम फेंक रहे हैं वस्तु को ऊपर और पूछ रहे हैं क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी माने नीचे धरती के समांतर। तो क्षैतिज दूरी का मान क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है। फिर यहाँ देखिए, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव एक होता है। यहाँ पर एक अनुपात एक भी लिख सकते हो, एक, क्योंकि उस समय वेग और चाल दोनों क्या होते हैं? बराबर। बराबर को बराबर से भाग करोगे कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। फिर यहाँ प्रश्न है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने में 8 सेकंड में वस्तु हाथ में आ जाती है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय है। अब यहाँ प्रश्न है कि इस वस्तु को हम यहाँ फेंके, यहाँ से लौट करके और यहाँ तक आने में उसको कितना लगा? 8 सेकेंड। तो यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? है ना? तो इसका आधा दूरी है, तो कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड। जितना भी दिया हो उसका आधा कर देते हैं। अब ये प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण होगा। तो वेग कैसा है? नियत है ना? माने वेग का मान नहीं बदल रहा है, एक समान वेग है। तो त्वरण का मान क्या होगा? शून्य होगा। है ना? क्योंकि त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर। अब यहाँ वेग तो है नहीं, है ना? वेग नियत है। इस तरह से यहाँ पर ये होगा। फिर यहाँ इस वाले प्रश्न को देखते हैं। वृत्ति गति में एक चक्कर पूर्ण करने में विस्थापन और दूरी का मान कितना होगा? तो देखो, ये वृत्ति गति होती है। यदि कोई वस्तु यहाँ से चली और एक चक्कर पूरा लगाई तो परिधि हो गया। तो जो दूरी है वो कितनी हो गई? 2πr। और विस्थापन होगा तो यहीं से चलेंगे और यहीं पहुंच जाएंगे, तो विस्थापन का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ 2 अंकों के प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग और त्वरण का मान ज्ञात करो। तो यहाँ वस्तु को हम फेंके और यहाँ पर वस्तु पहुँच गई, इसके आगे नहीं जा रही, अब लौट के नीचे गिरेगी, है ना? तो ये अधिकतम ऊंचाई कहला गई। तो थोड़ी देर के लिए वस्तु यहाँ पर रुकती है, इसलिए वेग का मान क्या होता है? शून्य। अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान क्या रहेगा? शून्य। और त्वरण जो है पृथ्वी लगाती है, गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर ये भी अक्सर प्रश्न आता है, एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित करिए। अब एक समान यहाँ पर त्वरण है, वेग भी आ सकता है, चाल भी आ सकता है, सबकी परिभाषा एक है जैसे है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी वस्तु में समान समय अंतराल में समान त्वरण उत्पन्न हो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समान त्वरण। और इसमें नहीं लगा दोगे, या कह सकते हो कि जब किसी वस्तु में समान समय अंतराल में असमान त्वरण उत्पन्न हो, ठीक है, तब ये क्या कहलाता है? परिवर्ती त्वरण। परिवर्ती का मतलब बदलता हुआ त्वरण।
फिर इस प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न है, कोई कण एक समान त्वरित गति से गतिशील है, इसका वीटी ग्राफ माने वेग समय ग्राफ बनाना है ना। तो यहाँ पर वेग दो तरह से हो सकता है, त्वरण दो तरह से हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण। यहाँ पर कंडीशन भी दिया है कब बनाना है। एक बार हमको बनाना है त्वरण धनात्मक हो, एक बार त्वरण कैसा हो, ऋणात्मक। तो सिंपल सा है, यहाँ हम वेग लिख देंगे, यहाँ समय लिख देंगे, यहाँ भी वेग लिख देंगे, यहाँ समय लिख देंगे। जब ग्राफ को ऐसे आगे की ओर सीधे बढ़ाएंगे तो धनात्मक त्वरण, और इस ऊपर से नीचे लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। तो देखो प्रश्न है, कलन विधि से एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गति की समीकरण ज्ञात करिए। तो तीन समीकरण होते हैं, कभी कभी तीनों समीकरण पूछ लेता है और कभी कभी पूछता है दूसरा समीकरण ज्ञात करिए, तीसरा समीकरण ज्ञात करिए। तो ये टॉपिक वाइज हैं, जब अलग अलग पूछेगा तो केवल हमको वही समीकरण भर करना है। अब देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं गति का प्रथम समीकरण। ये सब लिखना हो तो ठीक है, जरूरी नहीं है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर डी वी अपॉन डी टी। ये लाइन समझ में आ गई। अगले स्टेप में क्या किए हैं, ये डी टी का इधर क्या कर दिए हैं, पक्षांतर। तो क्या बन गया, ए डी टी बराबर डी वी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे, है ना। तो कुछ नहीं, इसमें जो निश्चित मान है उनको बाहर रखा जाता है और समाकलन लगाया जाता है। इस वाले भाग में जो ए है, तो ऊपर ही लिखा है कि एक समान त्वरित गति है, माने त्वरण का मान नहीं बदल रहा है, एक समान त्वरण है। तो ए को मैं बाहर कर दिया, अंदर क्या बचेगा, डी टी। अब यहाँ पर आपको समाकलन लगाना है। ठीक है, समाकलन जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इसमें लिमिट लगाना है। जब टाइम का लिमिट होगा तो जीरो से लेकर क्या लगाएंगे, टी तक। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना, वैसे ज़्यादा इसमें कोई कठिन नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर है u से v, और ये क्या हो गया, dv। जब वेग होगा तो जो लिमिट होगी वो क्या होगी, u से v। अब अगले स्टेप में देखो, यहाँ पर a को तो a हो गया, यदि मैं समाकलन dt की बात करूं तो इसका मान क्या हो जाता है, t हो जाता है। तो मैं t लिख दिया हूं, तो यहाँ t लिखा है और इसकी लिमिट क्या लिखे है, 0 से t। इसी तरह से यहाँ पर जो dv है इसका क्या हो जाएगा, v, और ये जो लिमिट है u भी लिख देंगे। अब हमारा अगला काम होता है लिमिट को हटाने का। तो यहाँ a लिखेंगे, जो अपर लिमिट है t लिखे, माइनस करके हम लोअर लिमिट रख दिए। इसी तरह से यहाँ अपर लिमिट u है, v है, तो v माइनस u हो गया। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो जीरो का तो कुछ मतलब नहीं, यहाँ 80 आएगा और यहाँ v माइनस यू आ गया। तो v माइनस यू, और इसको हल हल कर देंगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये गति का प्रथम समीकरण आ गया। यदि परीक्षा में सिर्फ यही दे दिया कि गति का प्रथम समीकरण ज्ञात करिए, न ग्राफ विधि दिया न आपको कलन विधि दिया, तो आप इतना ही करेंगे, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। जितना समीकरण पूछे उतना करना है। अब इसका द्वितीय समीकरण देख लेते हैं गति का। तो यहाँ पर हमको ये भर ध्यान रखना है कि शुरुआत कहाँ से होगी, ये कहाँ से होगी, तात्क्षणिक वेग से। तो तात्क्षणिक वेग के लिए हम इसमें परिभाषा देख लेते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इस डी टी का पक्षांतर करेंगे तो v डी टी, और क्या हो गया, डी एक्स। अगले स्टेप में देखो, अभी हम निकाले हैं यहाँ पर प्रथम समीकरण से, यहाँ साइड में लिखना पड़ेगा, प्रथम समीकरण से v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। तो अगले स्टेप में यहाँ देखो ये v लिखा है, यहाँ पर मैं क्या कर दिया हूँ, v का मान, अब बाकी सारी चीज़ें तो उतार दिए हैं। ठीक है, अगले स्टेप में ये जो dt है ना, u के साथ गुणा होगा तो क्या बनेगा, u dt, और ए टी पहले से है तो ए टी लिख देंगे, इसके बगल में dt हो जाएगा। ये जो t है और ये जो dt है आपस में नहीं गुणा होंगे, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग ही लिखेंगे। यहाँ क्या हो गया, dx। अब ये गुणा करने के बाद तो ये आ गया, अब हमको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो समाकलन के लिए यहाँ ये जो है ये dt है, u को बाहर कर देंगे तो 0 से t इसका लिमिट ले लेंगे।
समय के लिए जहां भी dt आएगा उसका लिमिट क्या होगा 0 से t। और यहां पर क्या हो जाएगा देखो, a भर बाहर करे है ना, क्योंकि t के सापेक्ष ही हो रहा है, तो t dt है 0 से t हो गया। और यहां पर जो dx है उसके लिए x1 से क्या ले लेंगे x2। ठीक है, अब यहां पर ये dt का जो समाकलन है वो क्या होगा t, और यहाँ टी डी टी का जो होगा वो टी स्क्वायर अपॉन 2 होगा। एक सूत्र था समाकलन उस समय बताया था, एक्स एन डी एक्स और क्या है एक्स एन प्लस वन अपॉन क्या होता है एन प्लस वन, ये सूत्र होता है। यदि यहाँ पर t ले लेंगे तो t की घात एक रहेगी, तो यहाँ हो जाएगा t की घात एक प्लस एक, और नीचे भी एक प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये मान आ जाएगा। इसी तरह से dx का समाकलन क्या होगा x होगा। अब यहाँ पर हमको लिमिट हटाना है ना, तो ये वाला स्टेप थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, पर आप जब आप करेंगे तब फिर आपको सरल लगने लगेगा। प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब लिमिट हटाना है तो अपर लिमिट और माइनस करके क्या लिखते हैं लोअर लिमिट। इसी तरह से ये हो जाएगा, ये हम ये कोष्टक खोल दिए, यहाँ भी अपर लिमिट रखेंगे तो ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट करके माइनस करके वो रख दिए, फिर यहाँ भी अपर लिमिट x2 और माइनस करके क्या कर दिए x1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर यदि हम इसका कोष्टक खोलेंगे तो ये क्या बनेगा ut। ठीक है, अब यहाँ पर ये बटे में 2 है तो 1/2 अलग कर दिए, ये क्या बचा है ए टी स्क्वायर, और x2 माइनस x1 को क्या लिखते हैं s, मैं इधर लिख दिया हूँ s। तो ये गति का कौन सा समीकरण हो गया द्वितीय समीकरण हो गया। अब गति का हम तीसरा समीकरण देखेंगे, तो तृतीय समीकरण में जो पहले में लगा था त्वरण, वैसे भी इसमें त्वरण लगाना है। त्वरण के लिए फार्मूला a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी है। अब अगले स्टेप में यहाँ पर समझना, एक स्टेप थोड़ा सा मैं यहीं लिख देता हूँ। यदि आप इसको ऐसा लिख दें a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो यहाँ भी डी एक्स लिखेंगे और यहाँ भी डी एक्स लिख देंगे, उसी संख्या का गुणा और उसी संख्या का क्या हो भाग हो। अब इसमें थोड़ा बदलते हैं, इस डी टी को इधर जाने दिए हैं और डी एक्स को इधर जाने दिए हैं, तो क्या आ गया बताओ, देखो यहाँ डी वी अपॉन हाँ डी एक्स, ठीक, और डी एक्स अपॉन क्या हो गया डी टी। तो जो डी एक्स अपॉन डी टी है ये वेग का सूत्र होता है, किसका होता है वेग का, बगल में आप लिख भी देना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दिया हूँ v, और इधर क्या बचा है डी वी अपॉन डी एक्स। अब इस dx का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी एक्स, और यहाँ क्या बचेगा v डी वी। अब जब ये आ गया तो फिर से हमको समाकलन करना है, तो ये a लिखेंगे, समाकलन लगाएंगे, x के लिए जो लिमिट होती है वो x1 से क्या होती है x2, ये v डी वी है, v के लिए लिमिट लिखना है u v, है ना। और अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो ए तो ये बाहर था तो उतार दिए हैं, यहाँ dx का क्या हो जाएगा x, और ये x2 अपॉन में क्या है नीचे x, बराबर यहाँ पर v dv का जैसे अभी t dt का हुआ था वैसे v स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2। एक बार हम v ऊपर वाला लिखेंगे माइनस करके नीचे वाला लिख देंगे। अब आगे स्टेप में इसकी लिमिट को हटाते हैं तो x2 माइनस क्या हो गया x1, और यहाँ पर ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर ये a तो है ही ना, x2 माइनस x1 ये विस्थापन कहलाता है यस, तो उसकी जगह क्या लिख दिए s, इस 2 को भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2as, और बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये गति का कौन सा समीकरण हो गया तीसरा समीकरण। तो ये मैं तीनों बताया हूँ, परीक्षा में तीनों न आके कोई एक दो पूछ लेता है। तो यहाँ प्रश्न है, एक समान त्वरित गति में वीटी ग्राफ खींचकर शुद्ध गतिकी समीकरण ज्ञात कीजिए। वीटी ग्राफ हो या सीधे ग्राफी विधि आ जाए उससे हमको गति के समीकरण निकालना है, या फिर ये ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करिए। तो सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना होगा। यदि परीक्षा में पहला समीकरण पूछेगा तब भी चित्र बनेगा, दूसरा पूछेगा तब भी चित्र बनेगा, तीसरा पूछेगा तब भी चित्र बनेगा, और इकट्ठा पूछेगा तो एक ही चित्र बनेगा। तीनों के इकट्ठा पूछ दिया तो क्या बनेगा एक चित्र।
पर परीक्षा में अलग-अलग पूछता है क्योंकि प्रश्न लंबा हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं इकट्ठा बता रहा हूँ तो केवल एक चित्र बनाना है। तो इस तरह से आप चित्र बनाएँगे। यहाँ पर क्या लिखा है? वेग, हिंदी से क्या लिख देंगे? वेग। और ये क्या है? समय। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है? यू, प्रारंभिक वेग। और ये क्या है? वी। यहाँ पर थीटा आपको लिख लेना है ना? और ये जो लाइन है ये वाली BD वाली, ये हो जाएगी V माइनस यू। पूरा का पूरा V है। ये पूरा का पूरा क्या है? V। V में से इतना घटा दें, इतना तोड़ दें, तो कितना तोड़ दें? U, तो क्या बचेगा? V माइनस यू। समझ में आ गया? और ये जो AD वाली है, ये क्या कहलाएगी? T कहला जाएगी। ठीक है? ऐसे। ये T आमने-सामने की भुजा बराबर होती है ना? नीचे क्या है ये? T। तो नीचे वाली भी T है तो ऊपर वाली भी क्या है? T। इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। चित्र है? हाँ, A लिख देना है ये A कहलाएगा त्वरण, है ना? वेग समय ग्राफ की ढाल क्या होती है? ढाल यानी तिरछा जो जा रहा है वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इस तरह से हम चित्र बनाएँगे। अब हम गति का निकालेंगे पहला समीकरण, ठीक है? तो इसमें एक सूत्र होता है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण के क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ प्रवणता का मतलब tan थीटा है। प्रवणता का मतलब क्या है? tan थीटा। तो देखो A माने हो गया त्वरण और ये मैं लिख दिया tan थीटा, माने त्वरण tan थीटा के बराबर है, प्रवणता के बराबर है या ढाल के बराबर होता है। अब यहाँ पर मैं A लिख दिया, tan थीटा का यहाँ सूत्र लगा देंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमको चित्र देखना है, ये चित्र क्या बोलता है? इस चित्र में लंब क्या है? BD। आधार क्या है? AD। तो BD बराबर BD बटे क्या लिख दिए हैं? AD। ये लिख दिए। ठीक है, यहाँ BD बटे AD समझ में आ गया। अब इधराई से देख लोगे कि BD का मान क्या है? यहाँ देखो V माइनस यू। और यहाँ पर AD का मान क्या है? T। तो यही मान ले जा करके यहाँ रख दिए हैं। अब इसमें कुछ नहीं, इसका तिर्यक गुणा कर दोगे तो AT हो जाएगा, V माइनस यू। यहाँ माइनस यू का पक्षांतर कर दोगे तो V इक्वल टू यू प्लस AT हो जाएगा। ठीक है? अब इसके गति का द्वितीय समीकरण देखते हैं, है ना? द्वितीय समीकरण में हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल होता है, वो विस्थापन के क्या होता है? बराबर। तो देखो सूत्र लिखेंगे, विस्थापन बराबर, अब इसका क्षेत्रफल देखो। तो यहाँ पर इस चित्र में देखोगे तो दो तरह का क्षेत्रफल आपको दिखाई देगा, उसको आपको देखना है। एक ये वाला क्षेत्रफल दिख रहा है, ये जिसको मैं हल्का-हल्का येलो कर रहा हूँ, ये क्या है? AOCD, आयत का क्षेत्रफल हो गया, है ना? और जो दूसरा क्षेत्रफल है उसको भी हम देख लेते हैं, ये वाला क्षेत्रफल, सॉरी, ये वाला क्षेत्रफल, ये किसका है? त्रिभुज का। त्रिभुज का नाम देखो क्या है? ABD। तो दो क्षेत्रफल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक तो त्रिभुज का और एक है आयत का। यदि दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? विस्थापन के। तो यहाँ पर मैं चित्र, यहाँ पर क्या लिखा हूँ देख लो, एरिया चतुर्भुज या आयत AOCD और एरिया त्रिभुज ABD। अब विस्थापन को किससे लिखते हैं? S से। और जो आयत का सूत्र होता है क्षेत्रफल का, वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ मैं लिखा हूँ AO इंटू OC। तो ढूंढते हैं इसमें ना चित्र में, ये है OA है और ये क्या हो गया? OC। कोई भी भुजा ले लेंगे। तो OA का मान भी देख लो क्या है यहाँ पर? U। और इसका क्या है? T। ठीक है, तो अगले स्टेप में देख लेना, अगले स्टेप में यहाँ पर तो मैं लिखा हूँ OA या AO इंटू OC, और इसका मान U था, इसका मान T था। प्लस लगा है, प्लस देख लेते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना? या ऊंचाई गुणे आधार। तो यहाँ पर आधार क्या है? AD। और ये ऊंचाई क्या है? BD, है ना? तो यहाँ पर ये लिख दिया हूँ मैं BD इंटू AD या AD इंटू BD, जो भी लिखना हो। अब ये 1/2 लिख दिए। BD का मान देखो चित्र में यार, देख लो BD का मान क्या है? ये V माइनस यू।
और इसका मान क्या है t। तो यहाँ पर लिख दिए हैं ये बी डी का v माइनस यू और t। अब यहाँ से आप देखोगे गति के प्रथम समीकरण से तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। u को इधर अंदर करोगे तो v माइनस यू बराबर क्या हो गया ए टी। तो इस v माइनस यू की जगह क्या रख देंगे ए टी। तो देखो यस इक्वल टू यू टी हो गया, इसकी जगह ए टी रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा ए टी का स्क्वायर। इस तरह से इसको हल करके देखना है। अब यहाँ हमारे पास तीसरा समीकरण है, ये है ना, इसको वेग विस्थापन संबंध भी बोलते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है, दोनों वही ले रहे हैं, पर इस बार हम पूरा का पूरा क्षेत्रफल ले रहे हैं। पूरा का पूरा क्षेत्रफल का मतलब ये है कि एक ही आकृति ले रहे हैं। एक ही आकृति लेने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा भाग जो है, ये पूरा का पूरा भाग ये, है ना, एक क्या बना रहा है देखो तो, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ये क्या बन गया है समलंब चतुर्भुज। तो इसका नाम है ओ ए बी सी, है ना, या ओ सी बी ए। ये समलंब चतुर्भुज, जितना मैं ग्रीन ग्रीन कर दिया हूं ना उतना पूरा। ठीक है, तो सूत्र वही लगा है, विस्थापन बराबर समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या है ये समझ में आ गया। विस्थापन बराबर क्या है समलंब चतुर्भुज ए ओ सी डी बी या बी का क्षेत्रफल। यहाँ विस्थापन को किससे लिख देंगे एस से लिख दिए हैं। और यहाँ पर सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। इसमें समांतर भुजा ढूंढना है, ऊंचाई ढूंढना है। तो चलो इस चित्र में देखते हैं समांतर भुजा क्या कहला गई यार। तो ये देखो, ये ओ ए है ना, और क्या है ये बी सी। ये कौन सी भुजा कहला गई समांतर। और जो लंबवत होगी वो ऊंचाई कहलाएगी। ये वाली क्या कहला गई ऊंचाई। तो हम लिखेंगे ओ ए प्लस बी सी और इनटू में क्या होगा ओ सी। यही चीज समझना है, समांतर भुजा, ये समांतर भुजा हो गई और ये वाली क्या कहला गई ऊंचाई। तो ये देख लो, यहाँ पर हम फिर से ये लिख दिए हैं, ये ओ ए प्लस बी सी और इंटू क्या हो गया ओ सी। अब इनका मान रखेंगे ना, ओ ए का मान देखना, बी सी का मान देखना, ओ सी का मान देखना। चित्र देखेंगे तो ओ ए का मान देखो क्या है u, बी सी पूरी डंडे का मान क्या है v, और इसका ओ सी का मान क्या है t। यही मान ले जा करके वहां रख देंगे। तो यहाँ पर ये मान रख दिए हैं, ये इस तरह से। अब मान रखेंगे तो फिर से इसमें हम गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे, लेकिन इस बार हम इससे t निकालेंगे। क्या निकालेंगे t। t की जगह पर ये सूत्र t का मान रख दिए v माइनस यू अपॉन ए। अब इसमें देखो ये 2 है a है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2a। और जानते हो एक फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। यू स्क्वायर माइनस ना होगा क्योंकि यू किस में है यहाँ माइनस में, तो यू को किस में रखना है माइनस में। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू को इधर भेजोगे तो 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस तरह से इसका मान आएगा। तो यहाँ प्रश्न है चाल और वेग में अंतर लिखना है। ठीक है, तो चाल क्या है एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी। और यहाँ पर वेग क्या है एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। तो इसमें दूरी लिखना है और इसमें क्या लिखना है हाँ विस्थापन। और ये कैसी राशि होती है अदिश, ये कैसी राशि होती है सदिश। ये जो चाल होती है हमेशा धनात्मक होती है। ये धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। यही वेग के बराबर होगी या उससे उससे अधिक होगी, और ये चाल के बराबर या उससे कम। तो इस तरह से ये अंतर है। यदि विस्थापन और दूरी में भी अंतर आए तो परिभाषा भर अंतर होगा, बाकी सारी चीजें ऐसे ही लिख देना है। ठीक है।